सेंड करो कोई भी। सर केमिकल इक्विलिब्रियम का हार्ड कॉपी ही है बस। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिला है? नहीं सर। पीडीएफ तो होगा ना? और किसी के पास है पीडीएफ? अरे है किसी के पास? पता नहीं सब कहाँ रहता है, बताओ। अरे किसी के पास पीडीएफ है, जल्दी सेंड करो। नहीं है? चलो क्वेश्चन ही बोलो तुम। क्या है क्वेश्चन? छोड़ो ये लोग से रिस्पॉन्स। बताओ जल्दी क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया है 3-4, वही मैथमेटिकल, ऐसे कैसे बोले? एक्सप्रेशन दिया है मतलब क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेशन किस टाइप का? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। नहीं, द इक्विलिब्रियम concentration of B for the reversible reaction A reversible to B can be evaluated by the expression। उसके बाद 4 एक्सप्रेशन दिया है। फोटो खींच के ग्रुप में डालो, देख लेंगे। एक मिनट, कोई भेजा है पीडीएफ, रुको। पेज नंबर कौन सा है बताओ तो। सर 31। पेज नंबर 31 है। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3 का 1। अच्छा। हम्म तो इसमें क्या दिक्कत है? द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी वैलिडेटेड बाय। तो इसके लिए देखो, ये रेट कांस्टेंट के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है? तो रेट कांस्टेंट तुम लोग को ये बताए थे, चलो देख लेते हैं। पहले इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखो पहले, जैसे ये इक्वेशन है ना, ए से बी है। तो इसके लिए अगर केसी लिखोगे तो केसी क्या आ जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये होगा। और केसी को हम लोग रेट कांस्टेंट, ये तुम लोग को बताए थे, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, यही तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये बताए थे ना शुरुआत में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे थे, तो वहां पे ये रिलेट करके बताए थे कि ये कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, स्मॉल के रेट कांस्टेंट है। तो ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड बाय रेट कांस्टेंट बैकवर्ड, इससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो के एफ बाय के बी, और ये बन गया। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पूछा गया है, तो बी का क्या हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, ये हो गया के एफ बाय के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। 3rd। हम्म सी हो जाएगा। ठीक है, और है कुछ? तुम लोग बनाए नहीं हो लगता है। बनाए हो अच्छे से बाकी लोग? अरे जो जो बनाए हो पूछो जल्दी, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 7, log kp by kc plus log rt is true relationship for तो एक्चुअली केपी और केसी में रिलेशन क्या होता है? केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी पे पावर डेल्टा एन जी, यही होता है ना? यस सर। तो यहाँ पे तुमसे पूछा गया, चलो पहले केसी को हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? केपी बाय केसी, और ये हो गया आर टी पे पावर डेल्टा एन जी।
यही है। अब बोला गया दोनों साइड हम लोग लॉग ले रहे हैं, दोनों साइड लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया लॉग Kp बाय Kc, और इधर भी लॉग ले लोगे तो डेल्टा Ng तो आगे आ गया, है ना, डेल्टा Ng आगे आ गया, और यहाँ क्या बचेगा, लॉग Rt होगा। तो ये पूछा गया डेल्टा Ng का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये वाला रिलेशनशिप, अगर हमको इसको इस साइड ला के प्लस होना है, तो ये डेल्टा Ng का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ तो, -1 होना चाहिए, तभी तो ये इधर आके प्लस होगा। यस सर। बोल। तो यहाँ पे डेल्टा Ng अगर -1 हो गया तो Kp बाई Kc, और ये प्लस लॉग Rt इधर ले आया, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो तुमको वही चेक करना कौन से रिएक्शन में डेल्टा Ng -1 है, तो देख लो कौन से रिएक्शन में डेल्टा ठीक Ng है। -1। सिर्फ सेकंड, यहाँ ऑप्शन 4 देखना, सेकंड और थर्ड दोनों दिया हुआ है, तो चेक कर लो सारे ऑप्शन एक बार। पहले वाले में तो डेल्टा Ng +1 होगा, बैलेंस्ड है या नहीं वो भी चेक कर लेना, क्योंकि रिएक्शन तो बैलेंस्ड ही दिया हुआ है। तो पहले वाले में तो डेल्टा Ng +1 है, दूसरे वाले में हाँ -1 है, थर्ड वाले में -2 है। हाँ तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। और पूछो जल्दी। और है कुछ? हेलो, नहीं बनाए हो ना तुम लोग, बनाए हो या नहीं, सच सच बोलो। हेलो, अरे बताओ जल्दी से यार, तुम लोग टाइम ही वेस्ट करते हो बहुत ज्यादा, बोलो बनाए हो या नहीं सब लोग। अरे हाँ यानी कुछ तो बोल दो। हेलो, यस सर। बना है तुम लोग से, और नहीं बनाया हो क्वेश्चन, चलो कंप्लीट कर लेना ठीक है, बार बार बोल रहे हैं अब हर दिन सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। 1 मिनट रुको। दिख रहा है अभी? नो सर। स्क्रीन दिखा अभी, चेक करो तो। यस सर। हम्म, चलो, तो हम लोग इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग इससे पहले वाला टॉपिक पढ़े केमिकल इक्विलिब्रियम, तो उसमें नाम से ही पता चल रहा होगा, उसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किए,
जो भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा था वो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टैब्लिश हो रहा था या कंपाउंड्स के बीच में स्टैब्लिश हो रहा था। यहाँ पे हम लोग जो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो आयनिक इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होंगे, पहले ही नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे जो भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा होगा वो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होंगे। तो आयंस मतलब आयंस की अगर बात होती है तो हम लोग जनरली अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो सब्सटेंस को हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं और दूसरे को नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट वैसा सब्सटेंस है जो कि आयनाइज हो सकते हैं या फिर आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कि आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब प्रोड्यूसेस आयंस, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ? विच कैनॉट प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। तो एग्जांपल बताओ तो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बता सकते हो? इलेक्ट्रोलाइट का पहले बताओ एग्जांपल। बोलो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल। अरे दो दो एग्जांपल भी बताओ जल्दी, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। हेलो हेलो। हेलो। अरे कोई रिप्लाई करोगे? सर सोडियम मैग्नीशियम। सोडियम मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आयंस प्रोड्यूस करना मतलब क्या हुआ कि उनका एक्वा सॉल्यूशन जब हम लोग बनाएंगे, मतलब उसको जैसे ही पानी में डालोगे, तो यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वही हो गया कि जो आयंस फर्निश कर सकते हैं, तो आयंस जो फर्निश कर सकते हैं मतलब जिसमें वैसे कंपाउंड जिसमें आयंस ऑलरेडी पहले से हैं, ठीक है, जस्ट उसका अगर एक्वा सॉल्यूशन कर दोगे या पानी में डाल दोगे तो वो आयन सेपरेट हो जाएंगे, तो उस टाइप के सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हो गया कोई भी एसिड ले लो या कोई भी बेस ले लो, HCl हो गया, NaCl या कोई भी सॉल्ट ले लो, तो इनके पास ऑलरेडी आयंस हैं, जैसे ही इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो ये आयंस जो होंगे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि ये आयनाइज कर सकते हैं, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सारे हो गए इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनका एक्वा सॉल्यूशन भी करोगे तो आयंस नहीं होगा। जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ये सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स हैं जो कि आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो यहाँ पे एक हम लोग जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, अल्फा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं बोल के हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलेंगे। आयोनाइजेशन मतलब क्या हुआ कि वही चीज है कि यहाँ सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, चार्जेस पहले से ही है, मतलब आयंस पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, बस इसमें एक्वा सॉल्यूशन में डालने से क्या हो रहा है, वो चार्ज सेपरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो वही चीज है, यहाँ पे हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो तो इनमें अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है अल्फा, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब इसका अल्फा जो है इक्वल टू 0 होगा, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इसका 0 के बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है इसका भी हम लोग दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का या सारे सब्सटेंस का वो इक्वल अमाउंट में आयोनाइज नहीं होता है, ठीक है। उसके भी कुछ कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं हर एक सब्सटेंस के। तो कुछ होता है जो 100% आयोनाइज कर जाता है, जिनको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो पार्शियली आयोनाइज करता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब पूरा 100% वो आयनाइज हो जाएगा, जितना भी सब्सटेंस लिए थे वो पूरा पूरा अपने आयंस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा की अगर बात करें तो डिग्री डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये बिल्कुल नियरली इक्वल टू 1 होगा। 100% आयनाइजेशन, परसेंटेज अगर लोगे तो वो अल्फा 100%, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हो गए। स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए, सॉल्ट्स हो गए। सारे सॉल्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हुआ कि पार्शियली आयनाइज होता है, पार्शियली आयनाइज्ड। तो इसका जो अल्फा होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। क्योंकि 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा और 1 से बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि बहुत ही कम ये डिसोसिएट करते हैं। तो इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल आ जाएगा तुम्हारा वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है। तो ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स होंगे। तब इसमें मेनली हमको एसिड और बेसिस के बारे में डिटेल में करना है, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या कॉमन एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, जो कि इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग फेस करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अगर एग्जांपल तुमसे पूछा जाएगा तो ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी होते हैं मोस्टली वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जैसे HClO4, सारे नहीं, हम एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं। HClO4 हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 है, HCl है, HBr है, HI है। ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। HClO4 ये क्लोरिक एसिड है, उसके पर क्लोरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के। इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर तुमसे पूछा जाए तो जितने भी अल्कली मेटल्स के बेस होते हैं, अल्कली मेटल के बेस जो है मतलब पहला वाला जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, उसको अल्कली मेटल बोला जाता है। तो उनके बेसिस जितने भी होंगे या उनके हाइड्रोक्साइड्स जितने होंगे, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हो गए, ठीक है। सॉल्ट्स, तो ये सारे कोई भी सॉल्ट लोगे तो जनरली वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। KCl, K2SO4, ठीक है, NaCl, Na2SO4, तो ये सारे सॉल्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो ये जो है ये तीनों एग्जांपल जो देखे हम लोग, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हो गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड आ जाएगा हमारा। तो वीक एसिड में कौन कौन से एग्जांपल्स देखोगे? एसिटिक एसिड हो गया, CH3COH, फॉर्मिक एसिड हो गया, HCOH, कार्बोनिक एसिड हो गया, H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, H3PO4, फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स जो H2S, ये सारे वीक एसिड्स के एग्जांपल हैं। HCN, हाइड्रोजन हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये वीक एसिड हो गया। इसी तरह वीक बेसिस में एग्जांपल, ये पार्शियली आयोनाइज होंगे, इनका आयोनाइजेशन जो है वो बहुत ही कम होता है, पार्शियली ही आयोनाइज होते हैं ये। वीक बेसिस में आ जाएगा तुम्हारा NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, ये सारे वीक बेसिस के एग्जांपल हैं। फिर और भी ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं, जैसे एनिलीन हो गया, बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप अटैच्ड है, तो ये भी वीक बेस है। RNH2 अमाइंस, तो ये भी वीक बेसिस हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है। तो ये वीक एसिड और वीक बेस जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैटेगरी हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो बस इसको ध्यान में रखना, इसको यूज करेंगे क्योंकि एग्जांपल्स अगर पता नहीं होगा तो फिर क्योंकि ये जरूरत पड़ता है कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो ये ध्यान में रखना तुम लोग। लिख लियो इसको।
हेलो, अरे लिख रहे हो या नहीं? रेस्पॉन्ड कर दो यार एटलीस्ट, क्योंकि पता नहीं चलता है। यस सर सर। लिख रहे हैं। हो गया ना एग्जांपल्स? आवाज तो आ रहा है ना क्लियर, या अटक रहा है आवाज? यस सर, आ रहा है। हम्म, हो गया, यहाँ तक आगे बढ़े? लिख लो, एक बार लिख लोगे तो बोलो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार लिख लो सब लोग अच्छे से। हो गया? चलो, तब हम लोग इसमें बढ़ते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि एसिड और बेस के बारे में सबसे पहले डिटेल में करना है हम लोगों को, उसके बाद सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स, मतलब बहुत अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो एसिड और बेस को डिफाइन किया था। तो तुम लोग जो पहले 9th 10th में पढ़े होगे वो आर्हेनियस वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे हम लोग तीन थ्योरी पढ़ेंगे एसिड बेस का। एक आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और तीसरा लुइस थ्योरी। तो तीनों के अकॉर्डिंग जस्ट एक डेफिनेशन ही जानना है सबका कि उनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस कैसे डिफाइंड था। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी तुम लोग पढ़ रखे हो। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में क्या है, ये बोला गया कि एसिड और बेस को डिफाइन किया था ये। तो एसिड के बारे में ये बोला था कि वैसा सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन अगर उसका बनाओगे किसी भी सब्सटेंस का, तो वो हाइड H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा, या फिर H प्लस को हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड्स इसके अकॉर्डिंग क्या था, प्रोड्यूसेस H प्लस आयंस, वैसे सब्सटेंस है जो कि H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जब उनका पानी के साथ सॉल्यूशन बनाओगे तो वो H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। और यही H प्लस आयन जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर अगर वहां प्रेजेंट होगा, H प्लस जो है एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके ये H3O प्लस बना लेता है, जिसको कि हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। तो दोनों लिखा हुआ रह सकता है, या तो H प्लस या फिर H3O प्लस। ठीक है, तो दोनों सेम है, मतलब दोनों को सेम कंसिडर कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली H प्लस ही होता है, H प्लस वो रिलीज करता है, और H प्लस जो है एक्सेस ऑफ वाटर के साथ कंबाइन करके वो पानी में वो H3O प्लस के फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये आर्हेनियस का एसिड का डेफिनेशन था। उसी तरह बेस का क्या डेफिनेशन था, कि प्रोड्यूसर्स वैसे सब्सटेंस जिनका एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे तो वो OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस, OH माइनस आयंस इन देयर एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे NaOH हो गया, तो इसका जब एक्वा सॉल्यूशन पानी में बना है तो ये क्या देगा, Na प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये हो गया बेस का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग। ठीक है, तो इसके लिए आर्हेनियस के लिए एसिड और बेस को क्लासिफाई करने के लिए वहां पे तुमको सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना सॉल्वेंट के हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते एसिड या बेस को, क्योंकि सॉल्वेंट रहेगा तभी तो वो उसमें उस डिसॉल्व करके वो H प्लस या फिर OH माइनस प्रोड्यूस कर पाएगा आयंस। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ या रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो है नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज नेसेसरी। ठीक है, इसी के बेसिस पे ये
आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दिया था कि सॉल्वेंट का होना जरूरी है, तभी हम लोग एसिड या बेस को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड जो थ्योरी है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन जस्ट सेम नहीं है बिल्कुल। एसिड्स के लिए सेम है, एसिड्स वैसे सब्सटेंस है which gives H प्लस आयंस। ठीक है, H प्लस आयंस या फिर प्रोटॉन्स। H प्लस आयंस को प्रोटॉन भी बोला जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो एक रहेगा तो वो निकल ही जाता है, तो इसलिए वो प्रोटॉन से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल HCl हो गया, HNO3 हो गया। तो जो H प्लस आयंस डोनेट कर सकते हैं उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। और बेस इसके अकॉर्डिंग क्या है, बेस वैसे सब्सटेंस होंगे जो कि H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं, विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयंस, या फिर प्रोटॉन्स को जो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट कि एसिड वैसे सब्सटेंस है जो कि H प्लस आयंस डोनेट कर सकते हैं या फिर प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। और इसके अकॉर्डिंग बेस वैसा सब्सटेंस है जो कि H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। और यहाँ पे अगर मान लो H प्लस आएगा तो ये क्या करेगा, H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तुम लोग पढ़े होगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये NH4 प्लस बना लेता है। तो ये यहाँ पे NH3 क्या है, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। तो वैसे सब्सटेंस जो कि H प्लस या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड वो बेस का डेफिनेशन है। और एसिड का डेफिनेशन वही, जो जो सब्सटेंस H प्लस डोनेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा वो एसिड हो गया, और जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो बेस हो गया, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड्स थ्योरी। अब इसका जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है ना, इसमें एक और टर्म आता है कॉन्जुगेट एसिड और बेस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, कॉन्जुगेट पेयर्स। तो यहाँ पे ये टर्म बहुत यूज होगा, कॉन्जुगेट पेयर्स। तो ये क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म्स वीक कॉन्जुगेट। एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जस्ट उल्टा होता है। जैसे देखो कोई भी एसिड है ना, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा। जैसे मान लो HCl है, तो HCl क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस, ये पूरा पूरा टूट गया। तो ये जो HCl है ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये H प्लस डोनेट कर रहा है, H प्लस रिलीज कर रहा है, ये H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। तो H प्लस ये अगर रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो ये एसिड हो गया। अब H प्लस इससे निकलने के बाद जो बचेगा, क्या बच गया, Cl माइनस ही बचा ना। H प्लस अगर उससे निकल गया तो बचा क्या, Cl माइनस। तो ये Cl माइनस जो है ना, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो एसिड हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ठीक है, एसिड हमेशा क्या बनाएगा, एसिड से अगर H प्लस निकल गया तो क्या हो जाएगा, H प्लस निकलने के बाद जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। और बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे एसिड में माइनस H प्लस कर देना, एसिड से अगर H प्लस निकल गया तो जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। और बेस अगर H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो फॉर्म होगा उसको कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे हम लोग। तो एसिड से कॉन्जुगेट बेस मिलेगा H प्लस लूज करने के बाद, और बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो HCl था, एसिड है ये, H प्लस लूज किया तो H प्लस निकल गया, बचा क्या, Cl माइनस। तो Cl माइनस ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। बात समझ में आया। और इसी HCl और Cl माइनस, HCl और Cl माइनस ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा गया है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा ना वो वीक होगा।
ठीक है, और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे यहाँ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो इसका जो कॉन्जुगेट बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस जो होगा ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब यही अगर हम लोग वीक एसिड अगर ले लें, मान लो हम लोग HCl ले लें, ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यहाँ से H प्लस निकल गया और बचा Cn माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये वीक एसिड से निकला है, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो होगा ये स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बोल रहे हैं हम लोग? ये समझ आ रहा है या नहीं, बताओ। हेलो, नो सर, नहीं आ रहा है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो यार, क्या नहीं समझ में आया बताओ। सर यहाँ से जो आप बताए ना कॉन्जुगेट पे, जैसे एसिड पे माइनस, वो वहां से बताए फिर से एक बार और। हम्म, सर स्टार्टिंग जैसे कॉन्जुगेट पे जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? जैसे मान लो कोई एसिड है, तो एसिड से अगर H प्लस निकल गया, तो H प्लस निकलने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। ठीक है, एसिड अगर H प्लस लूज कर दिया, H प्लस लूज करने के बाद जो भी कुछ बचेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस होगा उस एसिड का। और बेस जो है, अगर वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो भी फॉर्म होगा वो बेस के लिए वो सब्सटेंस कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लो NH3 बेस है, ये मान लो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, ये बेस है, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बनेगा? NH4 प्लस बनेगा, यही बनेगा ना H प्लस अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो H प्लस अगर ये एक्सेप्ट किया तो ये इस बेस के लिए, अमोनिया बेस के लिए ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर वो H प्लस लूज कर रहा है, तो H प्लस लूज करने के बाद जो भी बचा तो वो H प्लस अगर लूज कर रहा है तो वो एसिड होगा, और H प्लस लूज करने के बाद जो भी बचा वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे HCl था, HCl से अगर H प्लस निकला तो बचा Cl माइनस, Cl माइनस जो है ये इस एसिड के लिए कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में जो होगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमेशा एक ही H प्लस का डिफरेंस होगा, क्योंकि एसिड तो H प्लस ही लूज करेगा ना, तो एक H प्लस अगर वो लूज कर रहा है तो उसके बाद जो सब्सटेंस बचा वही उसका कॉन्जुगेट पेयर हो गया। जैसे यहाँ पे HCN था, तो HCN एक H प्लस लूज किया तो Cn माइनस बचा, तो ये HCN और Cn माइनस, तो ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हुआ। ये एसिड है और Cn माइनस इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो गया। उसी तरह यहाँ भी है, ये NH3 बेस है, अब ये H प्लस एक्सेप्ट किया और ये NH4 प्लस बना लिया, तो इस बेस के लिए ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एसिड अगर H प्लस लूज करेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और बेस अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो वो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। ठीक है, सर ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा, और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो वीक होगा, और वीक बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अब कभी भी तुमको कॉन्जुगेट एसिड बेस अगर पेयर पूछा गया, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में डिफरेंस सिर्फ किसका होगा? एक H प्लस का ही डिफरेंस होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रहा है तुम लोगों को, HS माइनस है, कोई भी एक सब्सटेंस दिया हुआ है HS माइनस, तुमको बताना है इस सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा। कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड,
चलो फटाफट बताओ तो। सर जिससे वो एस माइनस है वो हो जाएगा एसिड और एच हो जाएगा बेस वहाँ पे। क्या? हेलो। यार, हेलो। सर वीडियो विजुअल नहीं हो रहा है, क्या? वीडियो क्लियर नहीं है, ब्लर टाइप का शो कर रहा है। एक मिनट रुको। मोहित होस्ट शिफ्ट करो तुम। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। रहते कि HS माइनस है, ये सब्सटेंस दिया हुआ है, तो कॉन्जुगेट बेस हमको पूछा गया उसका। तो कॉन्जुगेट बेस किससे बनेगा? एसिड से बनेगा या बेस से बनेगा? कॉन्जुगेट बेस किससे आएगा, किससे फॉर्म होगा एसिड बताओ? से। एसिड से फॉर्म होगा। तो अगर हम्म इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है तो इसको हमको किसकी तरह ट्रीट करना होगा? एसिड की तरह ट्रीट करना होगा, तभी तो इसका कॉन्जुगेट बेस हम लोग बता सकते हैं। तो अगर अच्छा। ये एसिड की तरह ट्रीट हो रहा है तो एसिड का टेंडेंसी, एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है? H+ लूज करना या H+ गेन करना? एसिड एसिड क्या लूज करता है? करेगा तब तो बेस बनेगा। एसिड H+ लूज करता है या H+ गेन करता है? लूज करता है। लूज करता है। तो अगर ये एक H+ लूज कर दिया तो बचा क्या? ऑलरेडी एक माइनस चार्ज पहले से था उस पे, तो एक और माइनस चार्ज आ जाएगा, S⁻² हो गया। तो ये जो लूज करने के बाद जो सब्सटेंस बचा, तो ये इसका क्या बन गया? इस एसिड के लिए ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इस सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? सल्फाइड आयन, S⁻²। अब यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा गया है, तो कॉन्जुगेट एसिड किससे आएगा अगर उसको हम लोग बेस की तरह ट्रीट करेंगे? तो
तो अगर इसको हम लोग बेस एज्यूम कर लें तो ये जो H+ एक्सेप्ट करेगा उसके बाद जो सब्सटेंस बना H+ एक्सेप्ट करने के बाद, तो वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो ये H+ एक्सेप्ट कराओ, इसको H+ एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद क्या बनेगा बताओ। अगर ये HS - H+ एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बचेगा, फॉर्म क्या होगा? किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा? H2S बनेगा ना। तो H2S इसके लिए क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड हो गया H2S और कॉन्जुगेट बेस हो गया S2-। ठीक है, चलो इसमें एक और पॉइंट नोट करके लिखना कि हमेशा जो है कोई भी रिएक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो रिएक्शन हमेशा प्रोसीड करता है इन द डायरेक्शन, ये नोट करके लिख लेना, रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन वेयर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस फॉर्म्स वीक एसिड और बेस। ठीक है, तो हमेशा रिएक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो है वीक एसिड या वीक बेस में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ HCl और प्लस CN-, तो यहाँ पे देखो ये क्या फॉर्म करेगा, HCN + Cl-। तो तुमको बताना है कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और Cn- क्या है, Cn- एक कॉन्जुगेट बेस होता है। कॉन्जुगेट बेस ये कैसा कॉन्जुगेट बेस है, वीक एसिड से बना हुआ है। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जो है स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है ये। और ये जो HCN फॉर्म हो रहा है ये वीक एसिड फॉर्म हो रहा है। HCN एक वीक एसिड है और Cl- जो है ये कॉन्जुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो ये वीक कॉन्जुगेट बेस है। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि रिएक्शन हमें यहाँ पे लिखा गया है कि रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वीक एसिड या बेस बना रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वीक एसिड और वीक बेस में। तो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा कि रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड या वीक बेस बना रहा होगा। ठीक है, उल्टा नहीं होगा, वीक से कभी भी स्ट्रॉन्ग में नहीं जाएगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक होता है। ठीक है, अगर इससे पूछा जाए कि ये रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं, तो रिवर्स वाला केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यस सर। अब इसमें एक टर्म आता है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, तो एम्फीप्रोटिक स्पीसीज का मतलब क्या हुआ कि वैसा स्पीसीज which can accept as well as donate H+ ions। ठीक है, या फिर प्रोटॉन्स। तो वैसा स्पीसीज जो कि H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ को डोनेट भी कर सकता है, तो वैसे स्पीसीज को हम लोग एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे ये HS- जो था, ये जो केस लिए थे यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, ये ऐसे H+ को एक्सेप्ट भी कर पा रहा था और H+ को डोनेट भी कर पा रहा था। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इस टाइप के ही स्पीसीज को हम लोग एम्फीप्रोटिक स्पीसीज भी बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं इसका, जैसे मान लो हम लोग H3PO4 ले लिए, फॉस्फोरिक एसिड है ये। ठीक है, तो इसका तुम लोग एसिड का बेसिसिटी पढ़े होगे। एसिड का बेसिसिटी होता है ना, जितने नंबर ऑफ H+ आयंस वो लूज कर सकता है, उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। तो H3PO4 में नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस कितने हैं, कितने H+ आयंस वो आयोनाइज कर सकता है, तो 3 आयोनाइजेबल H+ आयंस होते हैं इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर मान लो पहला बार में एक ही H+ आयन निकला इससे, तो एक H+ आयन निकला तो क्या बचेगा, H2PO4-1, यही बचेगा।
अब सेकंड केस में दूसरा H प्लस अगर निकल गया तो दूसरा H प्लस निकलेगा तो क्या बचेगा, HPO4 2 माइनस, ठीक है। और इसके पास अभी भी एक और H प्लस बचा हुआ है, तो एक और H प्लस ये लूज करेगा तो क्या बचेगा, PO4 3 माइनस। तो देखो, तो अब इसमें क्या है, ये तो एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये पूरा पूरा बेस हो गया, क्योंकि अब इसके पास कोई भी H प्लस नहीं बचा है लूज करने के लिए। और ये तो एसिड है क्योंकि इसके पास 3 H प्लस है। लेकिन ये दोनों सब्सटेंस जो हैं, ये दोनों सब्सटेंस के पास दोनों पॉसिबिलिटी है, ये H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस को लूज भी कर सकता है। तो इन दोनों स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के स्पीसीज को क्या बोला जाता है, एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, जो कि H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और जो कि H प्लस डोनेट भी कर सकता है। तो उस टाइप के स्पीसीज को एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बोला जाता है। इसी तरह मान लो हम लोग H3PO3 ले लिए, तो अब H3PO3 के पास कितने आयोनाइजेबल H प्लस आयंस होते हैं बताओ तो, कितने। इस H3PO3 ये फास्फोरस एसिड है, इसके इसका बेसिसिटी कितना होगा बताओ तो। 3। नहीं, जरूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हों, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है वही उसका होगा, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे इसलिए पहले ही बोले थे नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस, कि जितना नंबर ऑफ H प्लस आयंस वो आयोनाइज हो सकता है, उससे निकल सकता है, उसको हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। तो H3PO3 का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे OH, ये OH और एक हाइड्रोजन जो ये डायरेक्टली फास्फोरस से लिंक्ड है। तो यहाँ पे जो H प्लस निकलता है ना, वो 2 ही H प्लस इसके पास आयनाइजेबल है, क्योंकि जो H प्लस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है सिर्फ यही 2 H प्लस ये लूज कर सकता है, फास्फोरस वाला ये लूज नहीं करेगा, क्योंकि फास्फोरस और इन दोनों का ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करते हैं हम लोग, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल 0 के बराबर है, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए वो H प्लस वहां से लूज नहीं हो पाएगा। और ऑक्सीजन वाला H यहाँ हाइड्रोजन क्यों लूज हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए ये H प्लस आसानी से लूज कर सकता है। तो 2 ही H प्लस जो है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, तो ये लूज होगा, तो इसलिए इसका यहाँ पे नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयंस कितने हैं, 2 ही हैं, तो इसलिए इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी 2 होगा। तो बेसिसिटी 2 होने का मतलब अब ये कितने H प्लस आयंस, मैक्सिमम कितने H प्लस आयंस ये लूज कर सकता है, 2 से ज्यादा ये H प्लस आयंस लूज नहीं करेगा। यही H3PO3 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ देखो OH OH और ये OH ये है, तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही है, इसलिए वहां पे उसका बेसिसिटी 3 था, बट यहाँ पे इसका 2 ही होगा। तो अगर मान लो एक H प्लस निकल गया इससे, तो ये क्या बचा, H2PO3 -1। अब दूसरा H प्लस निकला, ये क्या बचेगा, HPO3 2 माइनस। अब इसके बाद फर्दर और H प्लस ये लूज नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका बेसिसिटी 2 ही है, तो ये अब बेस की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि अब ये फर्दर और H प्लस लूज नहीं कर सकता है। तो इसमें ये वाला जो स्पीसीज है सिर्फ एक ही एम्फीप्रोटिक स्पीसीज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला स्पीसीज जो है वो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस डोनेट भी कर सकता है, तो इस टाइप के स्पीसीज को एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। इसी तरह इसमें एक और होता है H3PO2। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर जब देखोगे तो ये H3PO2 का, अब यहाँ भी हाइड्रोजन 3 दिख रहा है, लेकिन 3 हाइड्रोजन ये रिलीज नहीं कर सकता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो, अब 2 हाइड्रोजन तो फास्फोरस से लिंक्ड है डायरेक्ट, एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो मतलब इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा बताओ तो, इस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, 1। 1 हो जाएगा, तो बेसिसिटी इज इक्वल टू 1 हो गया। तब यहाँ पे देखो एक ही H प्लस ये लूज कर पाएगा, तो यहाँ पे एक H प्लस निकल गया, तो H2PO2 -1। तो अब तो ये तो और H प्लस तो ये लूज नहीं कर सकता है, तब यहाँ पे तो कोई एम्फीप्रोटिक स्पीसीज बनेगा नहीं, ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी एम्फीप्रोटिक स्पीसीज आएगा क्या बीच में,
जो कि H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, वैसा कुछ नहीं बनेगा इसमें। तो ये हुआ एम्फीब्रोटिक स्पीसीज। देख लो एक बार, किसी को डाउट है तो बताओ। बोलो, किसी को डाउट है यहाँ तक? हेलो, हेलो, No. आवाज आ रहा है? यहाँ तक डाउट है किसी को? No, sir. लिख लियो ना यहाँ तक सब लोग। Yes, sir. चलो ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का बुकलेट सॉल्व करके आओगे। नेक्स्ट वीक में जब भी क्लास लगेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का बुकलेट सॉल्व होना चाहिए सबका। ठीक है, आवाज आ रहा है कि नहीं सबको? आवाज आ रहा है? Yes, sir. केमिकल इक्विलिब्रियम का बुकलेट सॉल्व होना चाहिए सबका। जो भी क्वेश्चन नहीं बनाया हो सब लोग बना लेना क्वेश्चन। ठीक है, अनिक तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें तो क्वेश्चन नहीं है। वो तो आगे जैसे 2-3 क्लास होगा तब फिर क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम को पूरा कंप्लीट करके रखोगे, क्योंकि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस अभी नहीं करोगे तो बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए बोल रहे हैं चैप्टर के साथ साथ ही करते जाओ। ठीक है, कल ही कंप्लीट हुआ था, हम मान सकते हैं कि आज टाइम नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब भी होगा उस दिन कंप्लीट करके रखोगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे, डाउट सबके पास होना चाहिए। नहीं बनाए होगे तो फिर डाउट नहीं मिलेगा। ठीक है, सुन लिया ना सब लोग? हेलो, आवाज चला गया ना सबको? Yes, sir. चलो ठीक है, तो बना के रखना, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ठीक है।